हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और आप देख रहे हैं आर के साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। बच्चों, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस वीडियो के ज़रिए, इस क्लास के ज़रिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों जो हमारी 10th क्लास है उसका चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। और आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों आपके लिए अध्याय 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या है बच्चों? रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस एंड समीकरण, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, किसे कहते हैं, क्या विशेषताएं हैं, कितने प्रकार की होती हैं, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, केमिकल इक्वेशन कैसे संतुलित की जाती है, कितने प्रकार से लिखेंगे, कौन सी विधि से संतुलित करते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि क्या है, सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस चित्र के बारे में बता देता हूँ बच्चों। ये चित्र 2022 के पेपर में पूछ लिया गया है। बताइए आप, जो आपकी स्क्रीन पर पाठ का जहाँ पे नाम है, ये चित्र आपको 2022 के पेपर में चित्र बनाकर पूछ लिया था और कहा था ये जो एरो लग रहा है, यहाँ से जो गैस निकलेगी, जो गैस यहाँ से निकली है वो गैस कौन सी है। ये क्या है बच्चों, हम आगे समझेंगे इसको। हालांकि इसका आंसर मैं अभी बता देता हूँ कि ये जो यहाँ पर जो गैस निकली है बच्चों, इसका नाम है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस कैसे निकली बच्चों? तो यहाँ पर दो चीज़ें पड़ी हुई हैं, एक जो आपको दानेदार नज़र आ रही है और एक जो आपको बुलबुलों के रूप में नज़र आ रही है। दो चीज़ें हैं। एक तो क्या है बच्चों, यहाँ पर कोई अम्ल होता है और एक होती है बच्चों धातु। और जब अम्ल और धातु की क्रिया होती है तो बच्चों हाइड्रोजन गैस का उत्पादन होता है। तो इसमें अम्ल है और इसमें धातु है और दोनों की क्रिया से एक गैस का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं कौन सी गैस बच्चों? हाइड्रोजन गैस। आगे इस चित्र की डिटेल में बात करेंगे, वो तो यहाँ पर दिख रहा है इसलिए मैंने आपको बताया है। ठीक बच्चों, चलते हैं हम हमारी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि आप तो फ़ायदा उठा ही रहे हैं, आपके प्यारे दोस्त हैं वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठाएं। और गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं स्कूलों में, कहीं कहीं कोचिंग शुरू हो चुकी हैं तो बच्चे पढ़ाई का आनंद लें। अब देखिए बच्चों, हम बात करते हैं अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए। ये कुछ दैनिक जीवन की हमारे पास कुछ परिस्थितियां दी हुई हैं, इन पर ध्यान देना है और विचार कीजिए कि क्या होता है जब, क्या होता है जब, क्या है भैया, क्या होगा आगे। चलिए देखते हैं क्या होता है जब। ठीक है, पहला है इसमें गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। पहला प्रश्न कह रहा है बच्चों क्या होता है जब। अब आंसर आए कि ना आए कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कोई समझने वाली बात भी नहीं है। आगे हम डिटेल में पूरे पाठ को पढ़ने वाले हैं और मैं समझाऊंगा क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। अब बताओ बच्चों क्या होगा। गर्मियाँ पड़ रही हैं और दूध को खुला छोड़ दिया, तो देखो बच्चों गर्मियाँ पड़ रही हैं और दूध को खुला छोड़ देंगे तो दूध क्या होगा बच्चों? ठंडा होगा डेफिनेटली, लेकिन उसके जो ठंडे होने की दर है, जो स्पीड है, वो कम होगी सर्दियों या बरसात की तुलना में। तो गर्मियों में कमरे के ताप पर क्या होगा बच्चों? दूध को खुला छोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा? वो ठंडा होगा। अब सुनेंगे एक मिनट, अभी आंसर पूरा हुआ नहीं है। इसने कहा है बच्चों गर्मियों में और दूसरा कमरे के ताप पर। तो बच्चों गर्मियों में और कमरे का ताप है, कमरे का टेम्परेचर बच्चों हम लेके चलते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। ये आपको केमिस्ट्री में याद कर लेना है। 9th में, 11th में, 12th में जब अपन सवाल करेंगे, 10th में नहीं आएगा कम, लेकिन कमरे का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा बच्चों? 25 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक, तो उस पर खुला छोड़ दे दूध को तो क्या होगा। अब बच्चों कमरे का टेम्परेचर 25 है, पंखा वगैरह बंद है, कूलर वगैरह बंद है, एसी वगैरह बंद है, तो उस दूध का टेम्परेचर 25 ही होगा। कितना होगा बच्चों? 25। ठीक, ये पहले प्रश्न का आंसर है। लोहे का तवा या जो तसला है, बताओ तगारी, तसला, लोहे का तवे को या तसला को या कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। कहाँ बच्चों? लोहे का तवा है जिस पर रोटियां सेकते हैं और तसला है, तगाड़ी है या लोहे की कील है, उसको आर्द्र वायुमंडल में, ये यहाँ पर दिया है बच्चों आर्द्र वायुमंडल। आर्द्र वायुमंडल का मतलब है बच्चों वायु, आसपास का जो वातावरण है वो वायुमंडल है बच्चों। हमारे चारों, पृथ्वी के चारों ओर जो पाया जाने वाला वायु का जो मंडल है, आवरण है, उसको वायुमंडल कहते हैं। लेकिन इसने कहा है आर्द्र। आर्द्र वायुमंडल का मतलब हो गया बच्चों इस वायुमंडल में क्या है? नमी। नमी का मतलब क्या होता है बच्चों? कुल मिलाकर H2O है
और जैसे ही इसको खुला छोड़ेंगे कि इसको कोई भी वस्तु हो लोहे की, चाहे वो कील हो, चाहे वो तसला हो, चाहे वो तवा हो, क्या होगा बच्चों, उसका संक्षारण होगा, कोरोशन होगा। संक्षारण का मतलब हम सीधा सा कह सकते हैं बच्चों, जंग लगना। संक्षारण हमेशा जंग लगना नहीं होता, आगे बात करेंगे बच्चों, इसी चैप्टर में या अगले चैप्टर में बात करेंगे। संक्षारण होगा यानी कि लोहे पर जंग लगेगी, उस तवे पर जंग लग जाएगी। भूरे रंग की जंग होती है, लाल भूरे रंग की, है ना। जंग का कलर भी याद कर लेना आप, लाल भूरा, लाल भूरे रंग की है जो परत चढ़ जाएगी, जिसे हम कहेंगे जंग लगना। चाहे लोहे का तवा हो, चाहे लोहे की तगाड़ी या तसला हो, चाहे वो लोहे की कील हो, अगर नम यानी कि आर्द्र वायुमंडल में छोड़ दिया, जंग लगना शुरू हो जाएगी। ठीक, ये आपका ही दूसरे प्रश्न का आंसर है। अंगूर का किण्वन हो जाता है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान देना, आपको याद नहीं करना, मैं आपको समझा रहा हूँ मात्र। ठीक, तीसरा क्या है, अंगूर का किण्वन हो जाना। अब बच्चों यहाँ पर अंगूर है, ठीक, ये तो फल हो गया। किण्वन, इस किण्वन का मतलब क्या होता है बच्चों, किण्वन का मतलब होता है अवायवीय श्वसन। हम जब वायु पढ़ेंगे 10th में ही, तो हम वहाँ पे बात करेंगे। दो प्रकार का श्वसन होता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में क्या होता है बच्चों, CO2 H2 और एनर्जी अधिक मात्रा में बनती है, जबकि जो अवायवीय श्वसन है बच्चों, इसमें एल्कोहल का, एल्कोहल कह दीजिए आप, होल नहीं, क्या कहेंगे बच्चों, एल्कोहल का निर्माण होगा। या फिर जो है बच्चों, इसमें किसका निर्माण होता है, लैक्टिक अम्ल का, यानी कि अम्ल का। या तो होगा बच्चों अम्ल का निर्माण, या फिर होता है एल्कोहल का निर्माण, है ना। दो प्रकार का किण्वन चलता है बच्चों, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन यानी एल्कोहलीय जो किण्वन है वो, और दूसरा लैक्टिक एसिड किण्वन, और भी प्रकार के होते हैं। तो जब अंगूर का किण्वन करवाएंगे बच्चों, तो क्या बनता है, एल्कोहल। किण्वन का मतलब होता है बच्चों अवायवीय श्वसन, यानी कि अंगूर का जब किण्वन करवाएंगे तो मतलब उसको क्या नहीं देंगे बच्चों, ऑक्सीजन नहीं देंगे हम, ऑक्सीजन नहीं देंगे तो फिर वो बनाएगी एल्कोहल। ठीक है भाई। तो जो जितनी भी शराब वगैरह बनती है, दारू वगैरह बनती है, वो किण्वन की क्रिया द्वारा बनवाई जाती है। यहाँ पर अंगूर से बनवा रहे हैं तो हम उसको दारू को बियर कह सकते हैं, है ना। फल फ्रूट से जो निर्मित की जाती है वो बियर है। तो अंगूर का किण्वन होगा तो बच्चों एल्कोहल या बियर का निर्माण होता है। ठीक, तीसरे प्रश्न का आंसर। चौथा, भोजन पकाया जाता है। भोजन पकाया जाता है तो बच्चों भोजन पक जाता है, इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। चर्चा कर रहे हैं बच्चों, क्या होता है जब हमारा भोजन पच जाता है, भोजन पच जाएगा तो बच्चों उसका अवशोषण होगा, स्वांगीकरण होगा, और एंड में वो एनर्जी प्रदान करेगा। हम सांस लेते हैं बच्चों, CO2 अंदर ली जाती है, और जो है वो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर ली जाती है और CO2 को बाहर त्याग दिया जाता है ना। अब ये ऑक्सीजन क्यों ली, कहाँ गई, CO2 कहाँ से आई, ये हम आगे बात करेंगे श्वसन वाले चैप्टर में, है ना, मतलब चैप्टर नंबर 5 में, जैव प्रक्रम वाले चैप्टर में। चलिए बच्चों, तो आपने इन सभी परिस्थितियों को देख लिया, क्या होता है क्या नहीं होता है। अब हम आगे बात करते हैं, क्या कह रही है NCERT, इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति और पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है। रोटी पची तो रोटी चेंज हो गई थी, लोहे पर जंग लगी बच्चों वायुमंडल में खुला छोड़ने पर, तो लोहे की जो प्रारंभिक था, लोहा अच्छा था, उसकी प्रकृति क्या हो गई बच्चों, चेंज हो गई। तो प्रारंभिक वस्तु की जो प्रकृति और पहचान है कुछ ना कुछ बदल जाती है, मतलब कुछ ना कुछ तो चेंज जरूर आएगा, है ना। चाहे वो भोजन पकाया हो, चेंज आया था, कच्चा आटा था, पक गया था। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, पहले रोटी खाई, खाना खाया, जो भी सब पच जाएगा, है ना। हम सांस लेंगे तो जो हमारा शरीर में जो भोजन है कोशिकाओं में, उसको तोड़ा जाता है, ATP के रूप में ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो इन सभी वस्तुएं जो परिस्थितियाँ उनमें जो वस्तु है प्रारंभिक वस्तु, उसकी क्या होगी बच्चों, प्रकृति चेंज हो जाएगी। ठीक, पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आपने पढ़ा होगा जो रासायनिक जो परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। ठीक, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक परिवर्तन जब होगा बच्चों तो वहाँ पर हम ये कहेंगे कि वहाँ पर कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है वहाँ पर किसी रसायन ने, केमिकल ने भाग लिया है और नए पदार्थ का निर्माण किया है। तो जब भी हम कहेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो हम कहेंगे वहाँ पर क्या हुआ बच्चों, रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो हम क्या लिखा है बच्चों, कि कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। अगर आप नहीं जानते हैं तो किताब वाला सही लिख रहा है कि आप नहीं जानते हैं, तो सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है वास्तव में, हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है।
इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। तो कुछ हम फंक्शन करके देखते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं बच्चों, क्या है क्या नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। तो ये है हमारा पास क्रियाकलाप, एक्सपेरिमेंट है 1.1, पहला क्रियाकलाप है बच्चों। इसमें हम देखिए क्या करते हैं। सावधानी है, इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन लें तो उचित होगा। यानी कि आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, और जब आपको एक्सपेरिमेंट करें तो शिक्षक की निगरानी में करना है और आपको चश्मा लगा के रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चिंगारी उत्पन्न होगी। जैसे वो जो वेल्डिंग होती है बच्चों, वेल्डिंग होती है तो वेल्डिंग की क्रिया में अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, और अगर डायरेक्ट हम उसको नग्न आंखों से देखते हैं तो हमारी आंखों पर, उसका रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा जो अत्यधिक ऊष्मीय होगा। ठीक है, और रेटिना को क्या करता है, डैमेज कर सकता है। इसलिए जो वेल्डिंग करने वाले हैं वो आंखों के ऊपर चश्मा या वो मास्क लगा लेते हैं। तो आपको भी यहाँ पर प्रकाश, ये जो एक्सपेरिमेंट है बच्चों, इसमें प्रकाश उत्पन्न होगा। प्रकाश उत्पन्न होगा तो आपको डेफिनेटली ये बोलो नग्न आंखों से नहीं देखना है। ठीक है बच्चों, इसलिए चश्मा लगाने की बोला गया है। सलाह है, अच्छी बात है। लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लेते हैं। 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा आपको क्या लेना है बच्चों, एक मैग्नीशियम रिबन। मार्केट में मिलता है मैग्नीशियम रिबन, आपको नहीं दिया जाएगा। मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसको रेगमाल से साफ करते हैं। क्वेश्चन बनता है कि रेगमाल से साफ क्यों करते हैं, आगे हम बात करेंगे। रगड़कर साफ कर लीजिए। मान लीजिए ये मैग्नीशियम का रिबन है, तो मैं सबसे पहले इसको किससे साफ करूंगा बच्चों, रेगमाल से। एक कागज़ आता है बच्चों, खुरदरा होता है, उससे क्या होता है, उसको रगड़ा जाता है। ठीक, इसे चिमटे से पकड़ के लीजिए। अब ये जो हमने लिया था क्या, मैग्नीशियम का रिबन, उसको चिमटे की सहायता से पकड़ लेना है, और स्पिरिट लैंप या बर्नर, लैंप आता है या हम कहते हैं बर्नर ले लें, या आपके पास बर्नर है बच्चों। बर्नर हम कह सकते हैं, गैस ले सकते हैं, जिसके द्वारा उसको बर्न किया जाएगा। वो बर्नर है यानी जलाया जाएगा। तो बर्नर से इसका दहन कीजिए। दहन करने का मतलब है वायु की उपस्थिति में जलाना। इस दहन शब्द का मतलब क्या है बच्चों, वायु या हम कहते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना। तथा इससे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए। बच्चों ये कांच की जो कटोरी सी है, इसको कहते हैं वॉच ग्लास, लिखा हुआ है, ये है वॉच ग्लास। ये है हमारे पास बर्नर, ये है हमारे पास ये जो है बच्चों चिमटा, और इस चिमटे में यहाँ जो इसने पकड़ रखा है ये है बच्चों मैग्नीशियम का रिबन, और यहाँ पर क्या लग रही है, आग लग रही है बच्चों। ठीक है, अब आग लगने के बाद बच्चों ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं एक बार जूम करने की कोशिश करता हूँ इसको आपको दिखाने की। देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पर ये डॉट 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 कुछ लिखा है ना, और ये यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, ये रहा वो पदार्थ जो इकट्ठा हुआ है। ठीक है, अब ये क्या है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, अब देखिए बच्चों, आपको प्रयोग समझ में आया होगा। आपको क्या करना है बच्चों, एक मैग्नीशियम का रिबन लेना है और बर्नर की सहायता से जलाना है। जलाने पर क्या होगा बच्चों, कुछ पदार्थ बनेगा, राख बनेगी, और ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए इसकी रिएक्शन मैं लिखूंगा। यहाँ पर क्या लिख रहा है बच्चों, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करके क्या बनाया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉच ग्लास में इकट्ठा करना। अब आपको ये चित्र बनवा सकता है 10th में, क्योंकि होता क्या है बच्चों, हर एक चित्र हमारे लिए जो NCERT में दिया हुआ है वो इम्पोर्टेंट है। क्या करना है आपको, एक बर्नर ले लेना है बच्चों। मैं सादा सिंपल सा चित्र बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मान लीजिए बर्नर ले लिया। एक चिमटा आपको ले लेना है, ये आपने मान लो क्या ले लिया बच्चों, चिमटा ले लिया। आपको हाथ वाथ बनाने की ज़रूरत नहीं है। और इस चिमटे में आपने क्या ले लिया बच्चों, एक रिबन ले लिया। इसको जलाना है तो आप ऐसे प्रकाश यहाँ पर उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ से बच्चों एक राख बनेगी, और इस राख को आप वॉच ग्लास में इकट्ठा करेंगे। ये डायग्राम बन चुका है बच्चों, बस आपको इतना सा काम करना है। अब हम ये कह रहे हैं कि जो राख है वो क्या है, किसकी राख बनी, और किस प्रकार से, किस रोशनी के साथ ये मैग्नीशियम का रिबन जलता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न कि मैग्नीशियम के रिबन को साफ क्यों किया, रेगमाल से रगड़कर साफ क्यों किया। 5:55 हो चुके हैं बच्चों। ठीक, तो आगे चलते हैं हम। NCERT कुछ कह रही हो तो ठीक, नहीं तो मैं तो समझाऊंगा। हाँ, कुछ कह रही है NCERT। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ, जब रिबन को जलाएंगे बच्चों, मैग्नीशियम के रिबन को, तो वो किस प्रकार जलेगा, चमकदार श्वेत लौ, यानी कि श्वेत लौ उत्पन्न होगी जब आग लगाएंगे बच्चों। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि आग लगाते हैं वो पीले लाल रंग की होती है, लेकिन जब मैग्नीशियम के रिबन को जलाएंगे, दहन कराएंगे, तब वो चमकदार श्वेत लौ उत्पन्न करेगा। कौन सी बच्चों, श्वेत लौ। और मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है,
यानी कि चमकदार जो श्वेत लौ है उसके साथ मैग्नीशियम क्लेबन का दहन होगा और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। बच्चों जो वॉच ग्लास लिया ये कांच का, इसमें जो पाउडर बन के आया, राख जो बन के आई है, ये कैसे रंग का होगा? ये श्वेत रंग का होगा, यानी कि वाइट होगा। वाइट कह दीजिए, वाइटिस कह दीजिए, परिवर्तित होता है। यह जो बना है बच्चों, यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। ये पूछ लिया गया है बच्चों कि मैग्नीशियम के रिबन को जब जलाएंगे तो जो चूर्ण बनेगा, जो राख बनेगी, वो किसकी होगी? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बच्चों जब मैग्नीशियम जला रहे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं, तो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन को जोड़ के एक नाम बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। हर एक नाम में बताऊंगा आगे कैसे बनता है कैसे नहीं बनता। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। ये क्यों बना? तो ये बना बच्चों वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तो और मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण बनता है। पहला एक्सपेरिमेंट अब मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ बच्चों, क्या है और क्या नहीं। ये लिया था बच्चों हमने मैग्नीशियम, ये कलर आपको शायद दिखाई दे रहा, कम दिखाई दे रहा है, रेड ले लेते हैं हम, रेड या ब्लैक दिखाई देता है बच्चों। ये क्या है? मैग्नीशियम है ना बच्चों। इसकी क्रिया वायु में कौन सी गैस से होगी बच्चों? ऑक्सीजन से, ठीक है। और बच्चों ये क्या बनाता है? MgO। क्या बनाता है? MgO, जिसे हम कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, ठीक। अब बच्चों ये तो हो गया नाम। किस प्रकार का चूर्ण है बच्चों? श्वेत। और जब इसको जलाते हैं मैग्नीशियम को तो लौ कैसी आती है? चमकदार श्वेत, ठीक है बच्चों। कैसी आएगी? चमकदार श्वेत लौ। आपको ये याद करना है, श्वेत, चमकदार श्वेत, यानी वाइट रंग की जो ज्वाला है वो उत्पन्न होगी। अब आप में से कुछ बच्चे जो नहीं जानते हैं कि रिएक्शन को किस प्रकार लिखा जाता है, किस प्रकार बैलेंस किया जाता है, तो इनके लिए मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि बच्चों ये जो मैग्नीशियम है ये 12 नंबर पर आता है और इसकी जो संयोजकता है, हालांकि ये 9th में सीख जाना चाहिए था, वो +2 होती है। आगे मैं समझाऊंगा +2 कैसे आई, है ना, आगे हम चर्चा करेंगे। आज तो पहली क्लास है, पहली क्लास में सब कुछ तो हम ना मैं सिखा सकता हूँ ना आप सीख सकते हैं। ऑक्सीजन जो है बच्चों उसकी संयोजकता होती है -2। अब देखिए मैं सूत्र बच्चों ये आप नहीं कर सकते, ऐसे Mg और O2 आप नहीं लिख सकते, ठीक है। अब क्यों नहीं लिख सकते इसकी बात हम आगे करते हैं। अब देखिए मैग्नीशियम को मैंने लिखा बच्चों Mg, क्या लिख दिया? मैग्नीशियम को Mg। इसकी संयोजकता क्या होती है बच्चों? 2 होती है। कितनी होती है? 2। और यहाँ पर क्या है बच्चों? O2 है और इसकी संयोजकता भी कितनी होती है बच्चों? 2 होती है। अब देखिए बच्चों, अब ये क्या है कि बैलेंस नहीं है रिएक्शन, है ना। इसकी -2 होती है, इसकी क्या होती है बच्चों? 2 होती है। तो ये दोनों क्या हो जाती हैं? कट जाती हैं। तो हमारे पास क्या बनता है बच्चों? MgO बनता है, ठीक। इसकी +2 थी, इसकी -2 थी। प्लस माइनस यहाँ पे हालांकि रूल नहीं आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसलिए इसको लिखते हैं बच्चों MgO। अब देखो यहाँ पर मैग्नीशियम कितने हैं बच्चों? इसको भी हटा देता हूँ मैं। यहाँ पर मैग्नीशियम कितने हैं बच्चों? मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या कितनी आ रही है? 1। कितनी आ रही है बच्चों? एक कलर विजिबल है, ठीक। यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं बच्चों? 2। यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है बच्चों? 1। और ऑक्सीजन कितना है बच्चों? 1। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। तो बच्चों यहाँ पर संख्या बराबर नहीं है, तीर के निशान के बाईं साइड और दाईं साइड। इसलिए इस प्रकार की जो रिएक्शन होती हैं इनको हम कंकाली या ढांचा समीकरण कहते हैं। इसको क्या कहेंगे बच्चों? जब ये संख्या बराबर नहीं है तो इसको कंकाली या ढांचा जो समीकरण है वो हम कहते हैं, स्केलेटन। तो हम इसको क्या करते हैं बच्चों? इसको बैलेंस करना जरूरी होता है, तो इसको क्या करना पड़ेगा बच्चों? संतुलित करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। अब बच्चों कैसे संतुलित करने, इस पार्ट में NCERT जो कह रही है उसको हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम क्या करते हैं, दोनों साइड तीर के निशान की बाईं साइड और तीर के निशान के दाईं साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो है इनकी संख्या बराबर करनी होती है। तो बच्चों यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप तो ऑक्सीजन को पकड़ें, सबसे पहले खत्म, ऑक्सीजन को पकड़ो। ऑक्सीजन कितनी है बच्चों? 2। ऑक्सीजन कितनी है? 1, 2, 1। इसको मैं
यहाँ 2 लिख दूँ, आपको यहाँ नहीं करना है बच्चों, यहाँ कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सूत्र चेंज नहीं हो सकता, जो सूत्र है वो फिक्स है। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया बच्चों 2। ठीक, मैं सबसे पहले किसको पकड़ूंगा बच्चों, ऑक्सीजन को, सीधा बात। सबसे पहले हम पकड़ें ऑक्सीजन को, खत्म। 1 था, इधर 2 था, तो इधर मैंने क्या कर दिया बच्चों 2 से गुणा। तो ऑक्सीजन कितनी हो गई बच्चों, अब इधर ऑक्सीजन हो गई है, इधर साइड ऑक्सीजन हो गई बच्चों अब 2, और इधर कितनी थी ऑलरेडी 2 थी। ठीक, यानी ऑक्सीजन हमारी बैलेंस हो गई। अब दूसरा कौन था बच्चों, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इधर कितना हो गया बच्चों 2, इधर कितना है 1, तो मैं यहाँ पर भी लगा दूँ 2। तो अब दोनों साइड, जो तीर के दोनों साइड है वहाँ पर बैलेंस दोनों साइड हो चुकी है। तो इस प्रकार हम रासायनिक जो समीकरण है उसको बैलेंस करेंगे। आई होप आपको बच्चों कुछ समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर बताया गया है। क्या बताया गया है बच्चों, कि जब मैग्नीशियम का रिबन लेंगे, मैग्नीशियम का रिबन लेकर उसको जलाएंगे तो पहली बात श्वेत चमकदार लौ के साथ जलता है, एक श्वेत रंग का चूर्ण बनता है। वो चूर्ण किसका होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। और ये समीकरण पूछ ली जाती है कि रासायनिक अभिक्रिया दीजिए, तो Mg+O2 यहाँ बनेगा MgO2 यहाँ लगेगा और 2 यहाँ लगेगा। क्यों लगा अभी बता दिया। ये क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्साइड, तो नाम बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहला एक्सपेरिमेंट बच्चों समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। दूसरा एक्सपेरिमेंट हम अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पे मैं पूरी NCERT पढ़ा दूंगा। धीरे धीरे स्लोली हम चलेंगे, पूरी NCERT की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप थोड़ा सा मेरा काम कर दीजिए, आपको पूरी साइंस यहाँ पर पढ़ा दी जाएगी। इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।